हेलो वीवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। देखिए, आपका हिंदी टीचर का जो एसएसडी स्कूल में जो वैकेंसी था वो ट्रिपल एससी की तरफ से उसका जो है ये एक तरह से डिटेल नोटिफिकेशन आया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो टाइम डेट जो दिया गया था 27 दिसंबर से शुरू होकर 22 जनवरी तक चलेगा। ये आपका जैसा था वैसा ही है। और आपका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट जो है 27 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर पोस्ट जो है टोटल 83 पोस्ट है। देखिए ये जो पोस्ट है ये आपका डिस्ट्रिक्ट कैडर का रहेगा। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट कैडर है, इसका मतलब कि आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करना है उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया जो आपका सेकंड वाला है ना, एक्सरसाइज ऑफ चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में बताया गया है कि आप क्या कीजिएगा। आपको ये मैंडेटरी है कि जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे वहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते वक्त ये भी ध्यान रखिएगा, ये मैंडेटरी है कि आपको जितना भी वहां पर डिस्ट्रिक्ट है सबको सिलेक्ट करना है, लेकिन ऑर्डर में सिलेक्ट कीजिएगा। जो डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हैं ज्वाइन करना उसको पहले रखिएगा, फिर बाद में ऐसे करके एंड तक सारा डिस्ट्रिक्ट को चूज कर देना है, सिलेक्ट कर देना है। और जब भी आप लोग इसको देते हैं डिस्ट्रिक्ट, जब चूज करते हैं तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होगा। और ये मैंडेटरी भी है, आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और सभी डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। बस ऑर्डर में लाना है, जहां आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसको आगे रखिएगा, उसको पहले सिलेक्ट कीजिएगा। और ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपको मिलेगा, जब ऑनलाइन आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे तभी ये आपको करना है। और डिस्ट्रिक्ट में जो आप मान लीजिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं कोई एक डिस्ट्रिक्ट, और अगर आपको वहां पर सिलेक्शन मिलेगा कैसे ना, मेरिट लिस्ट पर वो डिपेंड करता है। जिस डिस्ट्रिक्ट को आपने चूज किया है वही डिस्ट्रिक्ट अगर दूसरे कोई भी चूज करते हैं, उनका स्कोर अगर आपसे ज्यादा होगा तो उनको प्रेफरेंस मिल सकता है। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। डिस्ट्रिक्ट आप चूज कीजिएगा लेकिन ऑर्डर में सारे डिस्ट्रिक्ट को लेना है। और यहाँ पर जो आपका रिजर्वेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा। रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी आपको जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपका बेनिफिट रहता है वो मिलेगा आपको। पे स्केल के बारे में दिया है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहेगा। जैसे आपका है लेवल भी 9 है, सेल 1 रहेगा। एलिजिबिलिटी जो है देखिए उसके बाद में दिया है एज के बारे में 21 से लेकर 38 तक आपका एज होना चाहिए। 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 21 से कम नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर दिया है 1 जनवरी 2024 तक आपका जो है एज को काउंट किया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर आगे जो है दिया गया है एडवर्टाइजमेंट का डेट जो है तब तक आपके पास सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो सारा सर्टिफिकेट एडवर्टाइजमेंट के डेट तक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर इशू होता है तो वो सर्टिफिकेट को ये लोग वैलिड नहीं मानेंगे। जिस डेट पर आपका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है उसी डेट से पहले तक आपका सर्टिफिकेट का डेट होना चाहिए। इसके बाद में अगर सर्टिफिकेट इशू हुआ उसको ये लोग वैलिड नहीं मानेंगे। देखिए इसके बाद में आपका एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसके बाद में, जिसमें दिया गया है कि आपका जो है, आप लोगों को पता होगा जो रिजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी के हैं उनका 45% होने पर चलेगा। बाकी जो है 50% होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन में आपका ऑनर्स हिंदी हो इसके, या फिर आपका इलेक्टिव ऑप्शनल पास कुछ भी हिंदी होना चाहिए। अगर हिंदी के साथ आपके पास में हिंदी का बीएड या फिर जनरल बीएड भी है, क्योंकि यहाँ पर बीएड फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन लिखा है, तो जनरल बीएड को भी यहाँ पर एलिजिबल किया गया है। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में बिल्कुल भी हिंदी नहीं है तो फिर आपके पास ग्रेजुएशन का जो मार्क्स है वो वही रहेगा। 45% जो है रिजर्व के लिए और 50% अनरिजर्व के लिए। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास राष्ट्रभाषा रत्न, शास्त्रीय, स्नातक इनमें से होना चाहिए। इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रभाषा रत्न हो या शास्त्री हो या स्नातक का, इसमें से कुछ एक होगा। अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं है तो ये तीनों में से एक होना चाहिए। उसके बाद आपका हिंदी बीएड हो या जनरल बीएड हो, आप एलिजिबल हैं।
हाँ, और एक चीज़ है कि कैंडिडेट जो है ओस्टेड एग्ज़ाम पास होना चाहिए। ठीक है, अपीयरिंग वालों को एलिजिबल नहीं किया गया है, यहाँ पर ओस्टेड एग्ज़ाम पास होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपका अदर स्टेट से है कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह, तो उसके बारे में भी दिया गया है। अगर आप अदर स्टेट से कुछ किए हैं, बीएड वगैरह और उसके साथ-साथ किसी का कोई एकेडमिक सर्टिफिकेट भी जो है वो भी अगर अदर स्टेट से है, तो आपको ये इक्विवेलेंसी, एफिलिएशन, रिकॉग्निशन ये सब चाहिए होगा, ये सब आपको रखना है। और एज रिलैक्सेशन भी देखिए वहाँ जो 21 से लेकर 38 दिया था, जो आपका एससी, एसटी, एससी, बीसी और वुमेन कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का और रिलैक्सेशन है। ठीक है, 38 में +5 होगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं इनके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। और एक चीज़ है कि जिनके पास में जिनका 10th लेवल में अगर ओडिया का कोई भी एक पेपर आपका अगर नहीं था, तो फिर आपको क्या करना है, अगर क्लास 10 में आपका ओडिया नहीं था, तो फिर आपको 10th लेवल का एक ओडिया एग्ज़ाम आपको उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो 10th लेवल का हो या 8 का भी होता है, वो आपके पास होना चाहिए। जो ओडिया लैंग्वेज का एक एग्ज़ाम होता है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर दिया गया है जैसे कि आप लोग अगर कोई भी रिजर्वेशन को क्लेम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जैसे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आईडी कार्ड होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो आप लोग जैसे कि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी जो जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके पास रहेगा, तभी ये लोग मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका ये तो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, वो सबका आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आपका प्रीलिम्स भी होगा, फिर मेन एग्जाम होगा। और ये जो है आपका जैसे कि स्टेज 1 जो है आपका प्रीलिम है। और यहाँ पर आपका 1.5 घंटा का ये एग्ज़ाम है, फुल मार्क्स आपका 100 रहेगा। और इसके बारे में पेपर 1, पेपर 2 तो सब्जेक्ट दिया गया है, लेकिन सिलेबस कुछ इसमें नहीं है। और उसके बाद स्टेज 2 में रखा गया है मेन एग्ज़ाम, जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 1.5 घंटा इसमें भी टाइम मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर सिलेबस जो है शायद नीचे होगा, सिलेबस नीचे दिया गया है पेपर 1, पेपर 2 और इधर जो है पेपर 2 दिया गया है। मतलब मेंस एग्ज़ाम जो है उसके लिए पेपर 2 दिया गया है सिलेबस जो है। और जो आपका प्रीलिम्स होगा इसमें पेपर 1, पेपर 2 दोनों से मिलाकर दिया गया होगा। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आप लोगों का है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 30% है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा आपका मेन एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, एक सेकेंड। देखिए नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपका, दोनों में रहेगा, प्रीलिम में भी रहेगा और मेन में भी रहेगा नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग भी आपका रहेगा, जैसे कि 1/3 यहाँ पर दिया है गलत करने पर। और एक चीज़ है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आप एक से ज़्यादा को टिक लगाते हैं या फिर अगर ओएमआर में वह सर्कल करते हैं तो वो रॉन्ग आंसर में जाएगा। और इसमें भी पेनल्टी आपका लगेगा। और अगर आप क्वेश्चन को एकदम ये नहीं किए हैं, मतलब बिल्कुल भी टिक नहीं किए हैं, सर्कल नहीं किए, तब आपका जो है कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, जो आपको सिस्टम में आपको पता भी होगा ये। दूसरा एक चीज़ बोला गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है इसमें, ठीक है। मेन एग्जाम के लिए दिया गया है एटलीस्ट 30% मार्क्स होना चाहिए, जो एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, एक सर्विसमैन के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 30% एटलीस्ट होना चाहिए। और इनके बाद में जो रहे उनके लिए 35% रखा गया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये एक तरह से अच्छा है। और एक चीज दिया गया है कि आपका जो प्रीलिम एग्जाम होगा इससे 5 टाइम्स को लिया जाएगा आपका मेन एग्जाम के लिए।
और एक चीज़ देखिए कि आपका जो है 5 टाइम्स बच्चों को लिया जाएगा जो प्रीलिम्स से, उसके साथ-साथ प्रीलिम्स में अगर आपका स्कोर ज़्यादा है, तो उसको कुछ भी मतलब वो बेनिफिटेड नहीं रहेंगे मेन में। मेन में जो आपका जिसका स्कोर ज़्यादा होगा, वही जो है शॉर्टलिस्टेड वही होंगे, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ बोला गया है कि आप लोग जो भी अपना डिटेल्स को एंट्री कीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है एग्ज़ाम आप लोग देंगे और वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन नहीं होगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन जो इस बार आपका होने वाला है, वो कलेक्टर ऑफ़िस में होगा। आपका जो बायोडाटा को जो वेरीफ़ाई किया जाएगा, वो कलेक्टर ऑफ़िस में होगा और जो आप लोग डॉक्यूमेंट देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन लेटर जो है इश्यू होगा। लेकिन जॉइनिंग लेटर मिलने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन एक बार होगा और वो होगा कलेक्टर ऑफ़िस में। और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कलेक्टर ऑफ़िस में हो जाएगा। तो यहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैं वो सब कुछ बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको और कुछ डिटेल में जानना है तो आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ जॉइन हो जाइए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ये आप सबके लिए है और आप लोग ज़ोर-शोर से पढ़िए ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। और आप में से कोई अगर ज बैच जॉइन करना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स मिल जाएगा, आप लोग जॉइन कर सकते हैं। खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए और जो टाइम है आपका फॉर्म फिलअप का उससे पहले मतलब लास्ट डेट से पहले सब कुछ कंप्लीट करके रखिए।